सोचें, एक सदी से भी ज्यादा पहले एक खत लिखा गया, एक बरतानवी खत, और इसी एक खत ने एक ऐसे तनाज़े की आग भड़काई जो आज तक चल रही है। ये कहानी एक वादे की है, एक ऐसा वादा जिसने फ़लस्तीन का नक्शा ही बदल दिया और इज़राइल की रियासत की बुनियाद डाली। तो चलें, इस तारीखी सफ़र को शुरू से देखते हैं और समझते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे था। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले बात करेंगे फ़लस्तीन में किए गए एक वादे की, फिर देखेंगे कि सहूनियत कैसे उभरी, उसके बाद ब्रितानवी दौर और फ़लस्तीनी बगावत पर नज़र डालेंगे, और फिर तक़सीम, जंग और अल-नकबा के अहम वाक़यात, और आखिर में देखेंगे कि इसकी मिराज आज भी कैसे कायम है। तो आइए, कहानी का आगाज़ करते हैं उस एक वादे से, एक ऐसा वादा जो पहली जंग अज़ीम के दौरान बरतानिया ने किया था। और ये थे वो अल्फाज, ऐलान बलफूर का सबसे अहम हिस्सा, एक ऐसा वादा जिसने आप कह सकते हैं कि आने वाले पूरे तनाज़े की बुनियाद रखती थी। लेकिन जिस वक्त ये वादा किया जा रहा था, फ़लस्तीन में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ थी। वहाँ की आबादी को देखें तो 90% अरब थे, सिर्फ 10% यहूदी। अब यहीं से सारा मसला शुरू होता है, एक ऐसी ज़मीन का वादा जहाँ पहले से ही लोग आबाद थे। देखिए, बरतानिया उस वक्त एक डबल गेम खेल रहा था। अपने फायदे के लिए उसने अलग अलग लोगों से बिल्कुल उलट वादे किए। एक तरफ तो सुयूनियों से कहा कि आपको फ़लस्तीन में घर बना कर देंगे, और दूसरी तरफ अरब लीडरों को ये यकीन दिलाया कि अगर आप सल्तनत उस्मानिया के खिलाफ हमारा साथ दें तो हम आपको आज़ादी दिलवाएंगे। अच्छा, तो ये वादा हुआ कैसे? इसके पीछे एक पूरी तहरीक काम कर रही थी। चलें अब ज़रा उस तहरीक को समझते हैं, यानी सियोनिज़्म को। तो सायोनियत असल में एक सियासी तहरीक थी। ये 19वीं सदी के आखिर में शुरू हुई, और इसकी वजह थी यूरोप में यहूदियों के साथ होने वाली ज़्यादतियाँ और जुल्म। इसका मकसद था कि फ़लस्तीन में यहूदियों के लिए एक वतन कायम किया जाए। और इस तहरीक का जो सबसे बड़ा नाम है, वो थे थियोडोर हर्ट्ज़ल। उन्होंने 1896 में एक किताब लिखी, द जूइश एस्टेट। इस किताब ने, आप समझ लें कि इस तहरीक को एक साफ और वाज़िह मंजिल दे दी कि भाई यूरोप में जुल्म से बचने का एक ही हल है, और वो है एक अलग मुल्क। और देखें, पहली सहयोनी कांग्रेस के बाद हर्ज़ल ने अपनी डायरी में क्या लिखा कि बेज़िल में मैंने यहूदी रियासत की बुनियाद रख दी है, 50 साल में हर कोई उसे देख लेगा। कमाल की बात यह है कि उनकी ये पेशगोई हैरत अंगीज तौर पर सच साबित हुई। वो सिर्फ 1 साल से चूके थे। चलें, अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम उस दौर में जा रहे हैं जब बरतानिया ने बाकायदा फ़लस्तीन का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया और उस बैलफोर डिक्लेरेशन पर अमल करना शुरू कर दिया। ये जो बरतानवी राज के 30 साल थे, इनमें बहुत कुछ हुआ। 1922 में लीग ऑफ नेशंस ने बरतानिया को फ़लस्तीन का मैंडेट दे दिया। फिर 1936 में फ़लस्तीनियों की बड़ी बगावत शुरू हुई। 1937 में पहली बार तक़सीम का एक प्लान सामने आया, और 1939 में बरतानिया ने खुद ही यहूदी इमिग्रेशन पर कुछ पाबंदियां लगा दी। यानी हालात मुसलसल बदल रहे थे। बरतानिया के राज में सहियोनी तहरीक ने बहुत मुनज़्ज़म तरीके से काम किया। उन्होंने एक तरह से रियासत के अंदर रियासत बना ली। कैसे? उन्होंने बड़े पैमाने पर यहूदी इमिग्रेशन को फ़रोग़ दिया, अपने अलग स्कूल और फैक्ट्रियां बनाई, यहाँ तक कि उन्हें अपनी एक मिलिशिया यानी हगाना बनाने की भी इजाज़त मिल गई। और उनकी जो जूइश एजेंसी थी, उसे एक नुमाइंदा इदारे के तौर पर तस्लीम कर लिया गया था। अब इन सब तब्दीलियों के खिलाफ फ़लस्तीनियों ने एक बहुत बड़ी बगावत की। ये 1936 से 1939 तक चली। ये सिर्फ एक हड़ताल नहीं थी, बल्कि एक मुसल्लह बगावत थी जिसे बरतानवी फ़ौज ने बहुत सख्ती से कुचला। और इसका नतीजा ये निकला कि बगावत ख़त्म होने तक फ़लस्तीन की 10% मर्द आबादी, सोचें 10%, या तो मारी जा चुकी थी, ज़ख्मी थी, जेल में थी, या मुल्क से बाहर निकाल दी गई थी। और अब हम कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आ पहुंचे हैं, साल 1947 और 1948। ये वो वक्त था जो बरतानिया यहाँ से जा रहा था, और ये पूरा तनाज़ा एक फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रहा था। तो 1947 में जब बरतानिया जाने वाला था, तो ज़मीनी सूरत हाल क्या थी? ये टेबल बड़ा वाज़ेह फ़र्क दिखाता है। यहूदी आबादी कुल आबादी का 30% थी, लेकिन उनके पास एक मुनज़्ज़म नीम सरकारी हुकूमत और अपनी फ़ौज थी।
دوسری طرف فلسطینی 70% تھے، لیکن ان کے پاس نہ تو کوئی حکومت تھی نہ فوج، کیونکہ انہیں اس کی اجازت ہی نہیں دی گئی تھی۔ زمین کی ملکیت کا فرق تو اور بھی بڑا تھا۔ پھر اقوام متحدہ میدان میں آئی اور انہوں نے ایک تقسیم کا منصوبہ پیش کیا۔ اب اس منصوبے میں دیکھیں کیا تھا۔ 55% زمین مجوزہ یہودی ریاست کو دی جا رہی تھی اور 45% عرب ریاست کو۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جو 55% حصہ یہودی ریاست کو دیا گیا، وہاں کی آدھی آبادی فلسطینی عربوں کی تھی۔ تو اس منصوبے کا نتیجہ کیا نکلا؟ صہیونی لیڈرشپ نے اسے فوراً قبول کر لیا، لیکن فلسطینی اور دوسرے عرب رہنماؤں نے اسے بالکل مسترد کر دیا، اور بس یہیں سے آنے والی جنگ کی بنیاد پڑ گئی۔ اور پھر آیا 1948 کا سال، وہ سال جسے فلسطینی تاریخ میں النکبہ یعنی تباہی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اس کہانی کا سب سے بڑا اور المناک موڑ ہے۔ اس دوران جو تشدد ہوا، اس کی ایک مثال دیر یاسین گاؤں کے واقعے پر برطانوی حکومت کی یہ اپنی رپورٹ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ کیسے 250 لوگوں کو بے دردی سے قتل کیا گیا۔ اس طرح کے واقعات کی خبروں نے پورے فلسطین میں خوف کی ایک لہر دوڑا دی اور لوگ بڑی تعداد میں اپنے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ اور نتیجہ 7.5 لاکھ فلسطینی 7.5 لاکھ فلسطینی اپنے ہی وطن میں پناہ گزین بن گئے۔ یہ اس وقت کی کل فلسطینی آبادی کا تقریباً 3/4 حصہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا انسانی المیہ تھا جس کے اثرات آج تک موجود ہیں۔ تو اب آخر میں دیکھتے ہیں کہ 1948 میں جو کچھ ہوا، اس کی میراث آج کی دنیا میں کیسے زندہ ہے اور اس کے کیا اثرات ہیں۔ تو 1948 کی جنگ کے بعد کیا ہوا؟ ریاست اسرائیل کا قیام تاریخی فلسطین کے 78% رقبے پر ہوا۔ جو باقی علاقے تھے یعنی ویسٹ بینک اور غزہ، وہ اردن اور مصر کے کنٹرول میں چلے گئے۔ اقوام متحدہ نے ایک قرارداد پاس کی کہ پناہ گزینوں کو واپس آنے کا حق ہے، لیکن اس پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ اور بہت سے مبصرین کے مطابق بستیوں کی تعمیر اور بے دخلی کی وہی حکمت عملی جو النکبہ کے دوران استعمال ہوئی، وہ آج بھی کسی نہ کسی شکل میں جاری ہے۔ اور اب اگر آج کی صورتحال دیکھیں تو ایک بہت ہی حیران کن حقیقت سامنے آتی ہے۔ 1948 میں جو کچھ بھی ہوا، اس کے باوجود آج اس سرزمین پر یہودی اور فلسطینی آبادی تقریباً برابر ہو چکی ہے۔ دونوں تقریباً 7.5 ملین ہیں۔ لیکن فرق یہ ہے کہ ایک گروہ مکمل ریاستی حقوق کے ساتھ ہے، جبکہ دوسرا گروہ قبضے کے تحت بنیادی حقوق اور شہریت کے بغیر زندگی گزار رہا ہے۔ تو آخر میں ہم اس ایک سوال پر آ کر رکتے ہیں، جب اس زمین پر رہنے والے دونوں گروہوں کی آبادی اب تقریباً برابر ہے، تو پھر یہ تنازع جس کی جڑیں ایک صدی پرانی تاریخ میں ہیں، آخر حل کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں مستقبل کے بارے میں گہرائی سے سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔